प्यारे दोस्तों, आज के दौर में जब कभी भी फलस्तीन का जिक्र आता है तो लोग अपने अपने हिसाब से दुनिया के अलग अलग मुस्लिम देशों पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि ईरान तो इजराइल से मुकाबला करना चाहता है मगर बाकी मुस्लिम देश उसका साथ ही नहीं देते, जबकि कुछ कहते हैं कि ये ड्रामा है, ईरान तो खुद मिला हुआ है। वहीं कुछ लोग सऊदी अरेबिया, यूएई और इस तरह के ऐसे सारे ही अरब देशों को निशाने पर लेते हैं कि जो पिछले कुछ वक्त से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इजराइल की मुखालफत करना तो दूर बल्कि उससे रिश्ते बना चुके हैं या फिर रिश्ते बनाने के लिए बेताब बैठे हैं। वहीं कुछ लोग मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश टर्की के भी डबल स्टैंडर्ड पर उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं कि उसके दांत दिखाने के कुछ और हैं और चबाने के कुछ और हैं। मगर दोस्तों, आज के दौर में ये फलस्तीन और बाकी मुस्लिम देशों का पूरा मामला ऊपर ऊपर से हम लोगों को जैसा नजर आता है ये बिल्कुल वैसा है ही नहीं। अगर आप लोग फलस्तीन के पिछले 60 से 70 साल के इतिहास पर नजर डालेंगे तो यकीनी तौर पर आप लोगों का दिमाग पूरे तरीके से घूम जाएगा। आप लोगों का मुंह हैरानी से खुले का खुला रह जाएगा, क्योंकि इस बड़ी मुस्लिम दुनिया में फलस्तीन का कोई एक गद्दार नहीं है, बल्कि इस हम्माम में तो सारे के सारे नंगे हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के उस दौर से कि जब यूरोप के इलाके में ऑलरेडी ज़ायनिज़्म विचारधारा के साथ अब यहूदियों की एक लॉबी ने बड़ी तेजी के साथ फलस्तीन के इलाके में अपने स्टेट बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया था। उस दौर में यह पूरा इलाका सल्तनत उस्मानिया यानी टर्की के अंदर में आया करता था। जहां एक तरफ सल्तनत उस्मानिया कमजोर हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश अंपायर का इन्फ्लुएंस इस इलाके में बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि उस्मानी तुर्कों ने जितनी ज्यादा कोशिश अपनी सल्तनत के इस खास इलाके को बचाने के लिए की, यानी फलस्तीन को बचाने के लिए, इतनी ज्यादा कोशिश उन्होंने किसी दूसरे इलाके को बचाने के लिए नहीं की थी। खास तौर पर इस सल्तनत के जो आखिरी असरदार और ताकतवर सुल्तान थे यानी अब्दुल हमीद सानी, उनको तो हर तरह से प्रेशराइज किया गया। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि उस्मानी तुर्कों ने जितनी ज्यादा कोशिश अपनी सल्तनत के इस खास इलाके को बचाने के लिए की, यानी कि फलस्तीन को बचाने के लिए, इतनी ज्यादा कोशिश उन्होंने किसी दूसरे इलाके को बचाने के लिए नहीं की थी। खास तौर से इस सल्तनत के जो आखिरी असरदार और ताकतवर सुल्तान थे यानी अब्दुल हमीद सानी, उनको तो हर तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। कभी उनको धमकाया गया तो कभी बड़े बड़े लालच दिए गए, मगर किसी भी हालत में वो फलस्तीनी जमीन का सौदा करने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन आखिरकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ जब तुर्कों की ये सल्तनत खत्म हुई तो फलस्तीन का इलाका भी ऑटोमेटिकली ब्रिटिश अंपायर के अंडर में चला गया और इस तरह से अब यूरोप के इलाकों से स्पीड के साथ यहूदियों को बुलाकर यहां पर आबाद करना शुरू कर दिया गया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस दौर में उस्मानी तुर्क इस खास और मुकद्दस जमीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे, उसी दौर में मुस्लिम दुनिया के जो दो बड़ी ताकतें हैं यानी कि अरब और ईरानी, ये दोनों ही वेस्टर्न कैंप में थे। ईरान तो इसलिए क्योंकि वो इनडायरेक्टली वेस्टर्न पावर्स के इशारे पर ही चलता था, जबकि अरब के शरीफ मक्का को तो ऑलरेडी ब्रिटिश अंपायर की तरफ से लालच दे ही दिया गया था कि अगर तुम ऑटोमन अंपायर से गद्दारी करते हो, इनको तोड़ने में, इनको खत्म करने में हमारी मदद करते हो, तो तुमको एक बड़ी अरब रियासत दे दी जाएगी जिसमें न सिर्फ आज के दौर का सऊदी अरेबिया ही बल्कि इराक, सीरिया, फलस्तीन का ये पूरा इलाका, जॉर्डन, यमन यानी कि पूरे का पूरा अरब ही होगा। तो अब जाहिर है कि अगर ऐसी सल्तनत को हासिल करना था तो उनका ध्यान फलस्तीन पर क्या ही जाता। वो तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसे जासूसों के साथ मिलकर उस्मानी तुर्कों को ही टुकड़े करने में लगे हुए थे। चलिए दोस्तों, अब डायरेक्ट आते हैं 1948 पर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो चुकी थी और ब्रिटेन और अमेरिका की मदद से फाइनली इजराइल को बनाने का ऐलान कर दिया गया था। अरबों के बिल्कुल सीने पर एक यहूदी स्टेट का ऐलान होना था कि मानो उनके तो होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वेस्टर्न ताकतें उनके साथ ऐसा भी
कर सकते। फिलहाल फौरन अरब देशों की तरफ से उस इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी गई कि जिसके साथ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ा था। सिर्फ एक ही बार नहीं बल्कि फिर अगले 20 से 30 साल के अंदर इन अलग अलग अरब देशों ने इसराइल के साथ कई जंगें लड़ी। मगर यहां पर एक बार फिर से नोटिस करने वाली बात यही है कि जब इन सारे अरब देशों ने अपनी इस मुकद्दस जमीन फलस्तीन को बचाने का बेड़ा उठाया तो बिल्कुल पहले की तरह ही मुस्लिम दुनिया की 3 बड़ी ताकतों में से 2 बाकी बची हुई 2 बड़ी ताकतें खुद अरब देशों के खिलाफ खड़ी थी, यानी कि इजराइल के खिलाफ, या और आसान भाषा में कहें तो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ खड़ी हुई थी। इन 2 ताकतों में से एक तो ईरान ही था जो जाहिर है अभी तक वेस्ट एंड वर्ल्ड के अंदर में ही था। इसकी हुकूमत भी अमेरिका इशारे पर ही चला करती थी। जबकि दूसरा वो तुर्की था कि जिसने किसी दौर में इस जमीन को बचाने के लिए अरबों से भी कहीं ज्यादा कोशिश की थी। मगर क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ये जो पूरा 20-25 साल का अरसा था, इसमें सब कुछ बदल चुका था। तुर्की नए नेता अतातुर्क की वजह से इतना ज्यादा सेकुलर बन चुका था कि इस्लाम से जुड़ी हुई ज्यादातर चीजें तो वहां पर बैन तक कर दी गई थी। इवन 1948 में जब इजराइल को बनाने का ऐलान किया गया तो तुर्की ही दुनिया का वो पहले मुस्लिम देश था कि जिसने इसको एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था। दोस्तों, अब हम आते हैं 1979 यानी साल 1979 पर कि जब ईरान में एक बड़ा बदलाव हुआ और क्रांति के जरिए से इस हुकूमत को ही उखाड़ कर फेंक दिया गया कि जो लंबे वक्त से अमेरिका के अंडर में चला करती थी, यानी कि उसको अमेरिका से ही कंट्रोल किया जाता था। सेकुलर ईरान को एक मुस्लिम देश में बदल दिया गया, शरिया लॉ कायम किया गया और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी बने इस देश के पहले सुप्रीम लीडर। मगर साथ ही उन्होंने इस पैलेस्टाइनियन क्विज को यानी कि फलस्तीन की उस आजादी की मुहिम को भी अपने हाथों में लिया कि जिसको ऑलरेडी अरब देश छोड़ चुके थे। तो तुर्कों और अरबों के बाद अब ये मामला ईरान के पास आया और तब से लेकर आज तक लगातार के जब 40 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, ईरान ही इस पूरी मुहिम को लीड कर रहा है। मगर किस्मत का सितम देखिए कि पिछली 2 बार की तरह ही इस बार भी फलस्तीन के इस मैटर पर मुस्लिम दुनिया की 3 बड़ी और अहम ताकतों में से 2 ताकतें ईरान के बिल्कुल अपोजिट नजर आती है और इस बार वो टर्की और ईरान की बजाय टर्की और अरब दुनिया है। सीधा सा मतलब यही है कि पूरे इतिहास में कोई ऐसा मौका आया ही नहीं कि जब फलस्तीन को पूरी मुस्लिम दुनिया का एक साथ सपोर्ट मिला हो। एक ताकत में सपोर्ट किया तो फिर दूसरे ने उसे छोड़ दिया और तीसरे ने किया तो दूसरे ने उसे छोड़ दिया और दूसरे ने किया तो तीसरे ने उसे छोड़ दिया। वैसे दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को यह भी बताता चलूं कि तुर्की और बाकी अरब दुनिया की तरह ईरान ने अभी तक फलस्तीन के लिए कोई डायरेक्ट जंग तो नहीं लड़ी, लेकिन हां, ईरान ने फलस्तीनी लोगों पर एक एहसान जरूर ऐसा किया कि जिसका कोई जवाब नहीं है, और वो एहसान है फलस्तीन की आजादी की मुहिम को एक वर्ल्ड वाइड पहचान देना। दरअसल जिस दौर में अरब लोग फलस्तीन के लिए लड़ रहे थे, उस दौर में ये सिर्फ और सिर्फ एक लोकल इलाके का मैटर माना जाता था, या ये कह सकते हैं कि इसको अरबों की लड़ाई ही कहा जाता था। लेकिन जब से ईरान ने इस मैटर को अपने हाथ में लिया तो जाहिर है इससे सवाल तो किया गया कि भाई ये तो अरबों का मैटर है, तुम इसमें क्यों पड़ रहे हो? तो उसका जवाब यही था कि अरबों का मैटर नहीं बल्कि ये तो मुसलमानों का मैटर है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का मैटर है, क्योंकि वहां पर मस्जिद अक्सा मौजूद है जो इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र यानी कि मुकद्दस जगह मानी जाती है। और तब से ही धीरे धीरे ऐसा माहौल बना कि चाहे पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी मैटर हो रहा हो, इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फलस्तीन में कुछ भी होता है तो दुनिया के हर इलाके में रहने वाला मुसलमान फौरन खड़ा हो जाता है। अपने इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इस दौर में पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने रमजान के आखिरी जुमे के जिसको हम अलविदा के नाम से जानते हैं, उस दिन कुद्स डे मनाने का भी ऐलान किया। तब से अब जब भी रमजान का आखिरी जुमा आता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान इसको कुद्स डे के तौर पर मनाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अगर वाकई कभी ऐसा होता कि मुस्लिम दुनिया की ये तीनों ही बड़ी रीजनल पावर फलस्तीन को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती, तब भी क्या ऐसे ही हालात होते जैसे आज हैं, या फिर फलस्तीन की तस्वीर कुछ और नजर आती?
कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय देकर जरूर बताएं। बाकी वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें।